सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए बोलता है कि जो कंपनी है वो डिविडेंड पे कर सकती है अपने करंट ईयर के प्रॉफिट्स में से या अपने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स में से। एंड इसी का जो सेकंड प्रोवाइजो है, जो सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 का सेकंड प्रोवाइजो है, वो बोलता है कि अगर इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स हैं या लॉसेज है तो कंपनी जनरल रिजर्व में से भी डिविडेंड दे सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 3 सोर्सेज ऑफ डिविडेंड नजर आते हैं, करंट ईयर के प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या हमारे फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व। लेकिन क्या आपको पता है कि सेक्शन 123 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी एक फोर्थ सोर्स प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट का। जी हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट भी कई केसेस के अंदर कंपनी को गारंटी देती है कि अगर आप लॉसेस में गए तो हम आपको डिविडेंड का पैसा दे देंगे। तो दैट कैन बी टर्म्ड एज द फोर्थ सोर्स फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। Final dividend is recommended by board of directors and declared by shareholders in general meeting। ये तो हम जानते हैं, लेकिन फाइनल डिविडेंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड कहाँ करते हैं उसके बारे में आइए डिस्कस करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके डिविडेंड को रिकमेंड करते हैं, लेकिन क्या वो बोर्ड रेजोल्यूशन फिजिकल बोर्ड मीटिंग में पास किया जाता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या सेक्शन 175 रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, यानी कि बिना मीटिंग के डायरेक्टर्स का अप्रूवल लेके। अगर एक अनलिस्टेड कंपनी है तो वो इन तीनों में से कोई भी मोड फॉलो कर सकती है, जबकि लिस्टेड कंपनी को मीटिंग में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन वाला ऑप्शन डायरेक्टर्स को बिना मीटिंग में बुलाए सिर्फ चिट्ठी भेज के अप्रूवल लेने वाला ऑप्शन लिस्टेड कंपनीज के लिए अवेलेबल नहीं होता। सेक्शन 123 सबसेक्शन 4 बोलता है कि जब कंपनी डिविडेंड को डिक्लेयर करती है एजीएम में तो वहां से 5 डेज के अंदर अंदर कंपनी को सेपरेट बैंक अकाउंट में वो पैसा रखना होता है। जबकि सेक्शन 124 सबसेक्शन 1 बोलता है वो जो सेपरेट अकाउंट में पैसा रखा है, अगर डिक्लेरेशन से 30 डेज में लोगों ने उसे क्लेम नहीं किया तो उसके नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर, यानी कि 7 डेज आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, वो पैसा अनपेड डिविडेंड अकाउंट में चला जाएगा। एंड सेक्शन 124 सबसेक्शन 6 बोलता है अगर अनपेड डिविडेंड अकाउंट से भी किसी ने 7 ईयर्स तक क्लेम नहीं किया तो वो पैसा आईईपीएफ इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर हो जाएगा। एंड सर, एक बार आईईपीएफ में पैसा चला गया जो कि 7 साल 37 डेज के बाद जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, सर क्या वो पैसा क्लेम किया जा सकता है? यस, आईईपीएफ रूल्स 2016 का प्रोसीजर फॉलो करके आप आईईपीएफ में से भी अपने पैसे को क्लेम कर सकते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट एंड डिविडेंड में क्या फर्क है, आइए समझते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि डिविजिबल प्रॉफिट वो पैसा है जो कंपनी ने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की फॉर्म में बांटा है, जबकि ऐसा है नहीं। डिविजिबल प्रॉफिट्स का मतलब होता है प्रॉफिट्स अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग शेयर होल्डर्स, यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। जी हाँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। इसमें से कंपनी चाहे तो सारा का सारा पैसा डिविडेंड में दे दे या कंपनी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकती है। कैसे? जैसे कि कंपनी इसमें से कुछ जनरल रिजर्व निकाल सकती है, देन कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है, फिर भी कुछ पैसा अगर बच गया तो कंपनी उसको रिटेन्ड अर्निंग्स की तरह अपने पास रख सकती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में रिकमेंड करते हैं, वेयर एज उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग के अंदर डिक्लेयर करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में। ये तो हमें पता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होता है? ऑप्शन ए, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसे बोर्ड मीटिंग में डिक्लेयर करते हैं? ऑप्शन बी, क्या उसको इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जॉइंटली एजीएम में डिक्लेयर करते हैं? ऑप्शन सी, क्या उसे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स एजीएम में डिक्लेयर करते हैं? ऑप्शन डी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स उसे क्लास मीटिंग के अंदर डिक्लेयर करते हैं। बेटा, इन चारों में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि नीडल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के केस में कोर्ट की जजमेंट आई थी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड है वो कंपनी की स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है एंड कंपनी को उसे डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। कंपनी को हर साल वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वैसे तो ऑर्डिनरी बिजनेस होता है और उसको कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर करती है, लेकिन अगर किसी कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो क्या वो कंपनी ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करके भी डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। ये बात आई थी इन द जजमेंट ऑफ रघुनंदन नियोटिया वर्सेस स्वदेशी क्लोथ डीलर। अगर एक कंपनी ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो वो उसके इमीडिएटली बाद एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कर सकती है और उसके अंदर एनुअल जनरल मीटिंग की तरह ही आप इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते
हो। कंपनी अपने मेंबर्स को डिविडेंड फेस वैल्यू पे देती है या पेड अप वैल्यू पे, आइए जानते हैं। एक मिस्टर ए है जिन्होंने कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदे हैं और 10 रुपए का एक शेयर उन्होंने कंपनी को पे किया है 10 रुपए, यानी कि उन्होंने टोटल 10,000 रुपीज दिए हैं कंपनी को और उनके शेयर्स फुली पेड अप है। वही मिस्टर बी है जिन्होंने कंपनी के 1000 शेयर्स लिए हैं लेकिन सिर्फ 5 रुपए कंपनी ने अभी उनसे लिए हैं एंड रिमेनिंग 5 रुपीज नहीं दिए, यानी कि उनकी टोटल पेड अप वैल्यू 5000 है और अभी वो शेयर्स पार्टली पेड अप है। देखा जाए तो मिस्टर ए की इन्वेस्टमेंट कंपनी में ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, तो देखा जाए तो मिस्टर ए को ज्यादा डिविडेंड मिलना चाहिए। लेकिन सेक्शन 51 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है कि डिविडेंड जो है, जो कंपनी डिविडेंड देगी वो फेस वैल्यू पे देगी। अगर आर्टिकल्स में कुछ और लिखा हुआ है तो उस तरीके से दिया जाएगा, नहीं तो फेस वैल्यू पे दिया जाएगा। वहीं सेबी ने भी साफ साफ लोडर रेगुलेशन में बोल रखा है कि लिस्टेड कंपनीज को तो डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू पे देना है।